अब एक काम करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 49 है और यहाँ पर पूछा हुआ है कि भाई 49 है तो 200 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 300 ml एंड एक्वस सॉल्यूशंस कंटेन 1.26 ग्राम पॉलीमर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस एंड 300 केल्विन इज एंड फाउंड टू बी द इतना। ठीक है, 2.57। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर। कैसे करोगे आप लोग इसको? सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आप देखिएगा कि फॉर्मूला क्या था अपना कि पाई वी इक्वल्स टू एन एस टी। एक तो ये था फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी को करना क्या है कि भाई देखिए, या तो सिंपली आप ये यूज करिए, चाहे पी भी कर दीजिए तो हमारे लिए और फैमिलियर होगा कि हमें पता रहेगा कि पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पी भी मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन को क्या लिख सकते हो बताइए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एस इंटू टी। अब एक बात बताइए, इन्होंने पूछा हुआ है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर। यहाँ पे ये m जो है मोलर मास है, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो भाई, m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, w s w इंटू एस इंटू टी अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा pv। क्या यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे वैल्यू पुट करके? यस चलिए तो एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए वॉल्यूम कितना आएगा, 100 ml। ठीक है, इसका 100 ml एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 2 पॉइंट, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि W जो है वो कितना हो जाएगा, 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस एट 300 यानी टेम्परेचर जो वो कितना हो गया, 300 केल्विन इज फाउंड टू बी। सो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ रहा है, पाई की बात करें चाहे पी की बात करें, यहाँ पे पाई स्लैश पी में लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, सारे वैल्यू गिवन है, आप पुट करिए आपको आंसर आ जाएगा। चेक करिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए आप लोग। सर एस कांस्टेंट की भी कोई वैल्यू है? हाँ, एस कांस्टेंट की भी वैल्यू होगी, वो गैस कांस्टेंट के इक्वली होगी। ठीक है, एस की वैल्यू लिख लीजिए आप लोग, 0.0821। ठीक है, चलिए यहाँ पे जब वैल्यू आप लोग पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, फटाफट देखते हैं क्या हो जाएगा। वॉल्यूम जो है वो 100 ml है। सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, W कितना दिया हुआ है 1.26 इंटू एस की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 इंटू टी हो जाएगा वो अपना 300 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू
वॉल्यूम जो है वो 100 है। आप इसको कैलकुलेट करिए, जो आंसर आएगा वो अपना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। सर 61037.6 ग्राम आ रहा है। 610.38 नहीं सर, ग्राम। 0.037.6। आप एक बार कैलकुलेट करिए, इसका जो वैल्यू आएगा वो निकल के आएगा 61038। किसी का आया इतना? चलो ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द 5% सॉल्यूशंस ऑफ केन शुगर। ठीक है, सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना हो जाएगा? आई थिंक 342 होता है। आई थिंक 342 ही होता है। एक बार मैं देख लेता हूँ इसे, अगर गिवन हो तो। हाँ, 342 होता है। और यहाँ पे देखिएगा इन्होंने बोला हुआ है कि 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। 5% का मतलब क्या हुआ कि भाई ध्यान से सुनिए, अगर मैं परसेंट की बात करूंगा तो वॉल्यूम कितना आएगा? 100 ml। क्लियर? और जो वेट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू की बात करोगे वो कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है। और टेम्परेचर की बात करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 273 + 15, तो ये कितना हो जाएगा? 88 होगा, सॉरी, हाँ, 288 केल्विन हो जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए आप लोग? यही लिख सकते हो, PV = NST। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ P का कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा NST/V। वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। एस की वैल्यू मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 0.082 या 3 आप रख सकते हो, तो 2 रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है बताइए। एन की जगह आप लोग क्या रख सकते हो बताइए? इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख दीजिए। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रखोगे तो NST WST हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे आएगा MV। कितना निकल के आ रहा है? W यहाँ पर कितना है? 5 ग्राम। 5 इंटू एस की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 288 केल्विन, अपॉन एम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 342 है, इंटू वॉल्यूम जो है वो 100 ml। तो यहाँ पर ये ऐसे कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, इसको इरेज करो। खैर, करिए कितना आया? 3.42। या 3.453। हेलो, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व, अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन को अभी तो नहीं, अब एक दो थियरी और पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास का एक बार और रिवीजन कर देते हैं कि भाई क्या करना था, उसको कैसे करना था।
मान लीजिए कि मैंने पहले ही न्यूमेरिकल करा दिया ताकि और क्लियर हो जाए आप लोगों को, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने रखा कि हाँ कि भाई एक कोई हमने लिया कंटेनर लिया, ठीक है, और उसमें हमने एसपीएम लगा दिया, ये रहा आपका एसपीएम, ठीक है। इधर हमने कोई सॉल्यूशन फिल कर दिया और इधर हमने एक सॉल्वेंट फिल कर दिया, और अब अगर मान लीजिए कि ये वाला कंपार्टमेंट जो है वो किसका है, सॉल्यूशन का है, और ये वाला जो है सॉल्वेंट का है। तो अब बताइए सॉल्यूशन है तो इसमें ओबियसली क्या होगा, सॉल्यूट होगा कि नहीं होगा। और जब सॉल्यूट होगा तो इसका कहने का मतलब है कि भाई मैं अलग अलग सॉल्यूट ऐड करूंगा तो उसका अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि भाई मैं ऑस्मोटिक प्रेशर दे दूंगा, आप लोग मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके बताइए, चाहे कोई अननोन सॉल्यूशन है और वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ रहा है, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए। तो सिंपली कुछ करना नहीं था, यहाँ पर फॉर्मूला जो था आपके पास क्या था भाई, पी वी इक्वल्स टू यहाँ पर एन एस टी था। सिमिलरली आइडियल गैस इक्वेशन की तरह ही है। सो यहाँ पर आप क्या बोलोगे भाई कि देखिए ये रहा आपका पी भी, हमें से कुछ लेना देना नहीं है, क्या एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मैं इसको क्या लिख दूं, W अपॉन M, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, और यहाँ पे S इंटू टी, और मॉलिकुलर वेट आपको निकालना है तो इसको लेफ्ट साइड लेके जाइए और ये वाले पूरे पोर्शन को राइट साइड। तो यहाँ पे होगा क्या कि भाई मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बताइए, WST अपॉन PV, यही फॉर्मूला होगा। और इसी को यूज करके हम कहीं भी अगर हमें मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करना है सॉल्यूशन वाले कंपार्टमेंट में कि वो जो सॉल्यूट है उसका मॉलिकुलर वेट क्या है, तो क्या रखोगे, वेट इंटू S इंटू टी अपॉन P इंटू B। डन, इतना क्लियर हो गया। यस सर। चलिए सो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप लोगों को ना कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं समझाता हूं। क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर आप देखिए हमने एक अपरेटिस बनाया और उसमें हमने यहाँ पर एक एसपीएम लगा दिया, क्या लगा दिया, एसपीएम। याद रखिएगा एसपीएम का मतलब कि भाई इससे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं पास हो सकता। हमने क्या रखा कि भाई इधर एक S1 सॉरी फर्स्ट और सेकेंड दो तरह के मैंने क्या रखा भाई, इधर हमने रख दिया सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट, और इधर भी हमने एक फील कर दिया है वो उसका नाम रख दिया हमने सॉल्यूशन सेकेंड। दोनों में नंबर ऑफ मोल्स अलग है, दोनों कंपाउंड अलग है। ये देखिए ये जो है ना वो डिफरेंट कंपाउंड है, बोथ आर डिफरेंट सॉल्यूशंस, क्या बोथ आर डिफरेंट सॉल्यूशंस। यानी कि डिफरेंट का कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि इसमें केन शुगर है तो हो सकता है इधर मीथेनॉल चाहे कुछ और का सॉल्यूशन हो, समझ में आ रही है बात, दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। आइसोटोनिक तब बोलेंगे जब, ध्यान से सुनिएगा, कि दोनों कंपार्टमेंट में आपका टेम्परेचर वॉल्यूम दो ही चीजें हो सकती हैं अगर सेम है। ध्यान से सुनिए, क्या टेम्परेचर और वॉल्यूम कंडीशंस आपने क्या रखा, इक्वल रखा, तो दोनों सॉल्यूशंस क्या कर रहे हैं, इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए, इक्वल प्रेशर अप्लाई ऑन एसपीएम, ठीक है। अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे बताइए आप लोग, हेलो, क्या बोलेंगे इसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बाकी लोग बोल नहीं रहे, बाकी लोग भी बोलिए, हेलो यस सर। हेलो, बाकी लोग नहीं बोल रहे यार, बोलो तो सही। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कहने का मतलब कि भाई इसका जो देखिए अगर मैं बोल दूं कि भाई फर्स्ट कंपार्टमेंट में
ये देखिए इस वाले कंपार्टमेंट में प्रेशर क्या है, P1 है, इधर वाले कंपार्टमेंट में प्रेशर क्या है, P2 है, तो ये दोनों प्रेशर P1 इक्वल्स टू क्या होगा, P2 अगर हुआ, समझ में आ रही है बात, तो ऐसे दोनों सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे भाई, ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, प्रेशर इक्वल होगा तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने मान लिया, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि भाई मैंने मान लिया कि ये वाला जो सॉल्यूशंस है, जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है, इधर मैंने बोला कि भाई इधर का प्रेशर P1, इधर का प्रेशर जो है अपना P1, वॉल्यूम V1, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, N1, मोल N1 है, और ST तो आपका जो है कांस्टेंट है। ठीक है, हमने क्या रखा कि भाई टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। सेम टेम्परेचर पर हमने दोनों सॉल्यूशंस को रखा, तो इधर क्या निकल गया कि भाई इधर P1 प्रेशर आ रहा है और वॉल्यूम जो V1 है, और मोल्स कितने, N1 मोल है। इधर मैंने दूसरे वाले कंपार्टमेंट में क्या रखा कि भाई यहाँ का जो प्रेशर जो है वो P2 है, वॉल्यूम जो है V2 है, और यहाँ पे जो मोल्स है वो मान लेता हूँ N2 है, और S और T तो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। S भी कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ से अब मैं P1 निकालूं, प्रेशर क्या निकालूं, और मैंने कंडीशन क्या रखा है कि भाई ये जो सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकेंड क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है। क्या है, मान लीजिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, तो यहाँ से P1 जब आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, N1 ST अपॉन V1, ये निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा यहाँ से। और इधर से जब आप निकालोगे P2, जब आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, P2 इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ N2 ST अपॉन V2, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। यस सर, लिख सकते हैं। और अब मैं बोलूं कि भाई इफ बोथ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक, if both solution are isotonic, आइसोटोनिक का कहने का मतलब कि भाई P1 इक्वल्स टू P2, तो यहाँ पे आपकी एक काम करिए कि इसको इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, P1 इक्वल्स टू P2 से तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ N1 ST अपॉन V1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा N2 ST अपॉन V2, और इधर ये जो है ST से ST कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको निकल के आएगा N1 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन V2। इतना क्लियर हुआ क्या? तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो आप ये रिलेशन क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली और करके ये बताइए, N1 जो है फर्स्ट सॉल्यूशन कंपार्टमेंट की बात कर रहा है, मोल्स की, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि भाई देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मोल को कि भाई W1 अपॉन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ M1 V1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताइए, W2 अपॉन M2 V2, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस और यहाँ पे आप देखोगे कि भाई यहाँ W1 क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट कंपार्टमेंट की या फर्स्ट सॉल्यूशन का, W2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्यूट सेकेंड सॉल्यूशन का, और M1 जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है फर्स्ट सॉल्यूशन के सॉल्यूट का, और M2 क्या है यहाँ पर सेकेंड सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट है। V1 V2 तो उनका गिवन वॉल्यूम है फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकेंड सॉल्यूशन का। सो यहाँ पर बेसिकली इस फॉर्मूले पे हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो ये हमें और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, अगर एक क्वेश्चन है या एक और कोई क्वेश्चन होगा, नहीं यही करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए 5% solution of cane sugar is isotonic with 0.87877% solution of urea. Calculate the molecular mass of the urea if molecular mass of the cane sugar is 342. समझ में आ रही है बात, 342 है, तो इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है, ध्यान से सुनिए कि आइसोटोनिक है। क्या ये आइसोटोनिक है, तो क्या मैं यहाँ पर मान सकता हूँ कि भाई N1 अपॉन वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ ना, आइसोटोनिक वाला, दो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो
तो मैं मानता हूं कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, N1 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन V2, और इन्होंने मॉलिकुलर वेट पूछा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। मोल को क्या लिख सकते हो भाई, W1 अपॉन M1 V1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 V2। मैं मान लेता हूं कि भाई अगर यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं बोलूं कि भाई एक जो सॉल्यूशन है वो मेरा क्या है, केन शुगर है, केन शुगर, और दूसरा कौन सा सॉल्यूशन है, यूरिया। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 2। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 5% सॉल्यूशन केन शुगर का मतलब क्या हुआ कि भाई W1 जो है वो 5 ग्राम निकल के आया। M1 जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट जो है गिवन है 342, तो यहाँ पर ये 342 हो गया। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए, परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर V1 कितना हो जाएगा, 100 ml। सिमिलरली अगर V2 की बात करिए, सॉल्यूशन सेकेंड की यूरिया वाले के केस में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि 0.87% दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, बताइए कि कितना ग्राम वेट होगा यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे, W2 यहाँ पर कितना होगा, हेलो, हेलो, यस सर। W2 कितना निकल के आएगा, ये होगा 0.877, ठीक है, इतना ग्राम। वॉल्यूम कितना होगा, परसेंट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, कितने बात कर रहे हैं, परसेंट की, तो वॉल्यूम निकल के आएगा यहाँ पर भी 100 ml, सिमिलर ही होगा। और अगर मैं M2 की बात करूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया की, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर आ जाएगा। आइसोटोनिक है तो हमने प्रेशर इक्वल किया तो ये फॉर्मूला आ गया। सो आइसोटोनिक के लिए कंडीशन क्या होगी कि भाई N1 अपॉन V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन V2, और इसको फर्दर मॉडिफाई करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। और इसमें वैल्यू पुट करो, आसानी से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सो सिंपली आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, 5 अपॉन M1 जो है वो 342 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 0.877 अपॉन M2 इंटू V2, यानी कि ये भी मेरा 100 होगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो M2 की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.877 इंटू 342 अपॉन 5। आप इसे कैलकुलेट करिए, M2 की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, M2 की वैल्यू ये अराउंड आएगा 59.9 यस सर, 59। 98 समथिंग, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आइसोटोनिक की कंडीशन क्या होने वाली है बताइए, N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और एक ये आइसोटोनिक के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, और भी चीजें देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स तो नहीं, आप लोगों ने मोलारिटी डाइल्यूशन वाला सॉल्यूशन देखा था ना, यस सर। भाई वो एक फॉर्मूला था कि मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मिक्सचर होगा, जैसे कि हमने क्या करा कि भाई मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस। हमने देखा था कि शुरू में कि भाई यहाँ पर जो है एक कम पार्ट, एक ये था और एक और वीकर था, और यहाँ पर हमने रखा कि भाई यहाँ पर आप देखिए कंसंट्रेशंस की जब हम बात कर रहे थे, सेकेंड किसकी बात कर रहे थे हम लोग, कि कंसंट्रेशंस की जब हम बात कर रहे थे शुरू में, तो मैंने बोला कि भाई ये M1 कंसंट्रेशन है और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, M2 है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, V2 है। तो हमने देखा कि भाई इन दोनों को मिलाएंगे तो एक कंसंट्रेशन रिजल्टेंट आएगा MR,
ठीक है, और वॉल्यूम क्या आएगा V1 प्लस V2 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आप लोग। तो जब हमने निकाला कि भाई M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा MR V1 प्लस V2, तो यहाँ से MR रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, बताइए। M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये निकल के आएगा ना। तो सिमिलरली यहाँ पर जो था कि मोलैरिटी जो थी वो एडिटिव इन नेचर थी, समझ में आ रही है बात। तब तो सिमिलरली यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, एडिटिव इन नेचर है, एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, वो जुड़ सकते हैं। समझ में आया। सेम थिंग हैपन कि अब मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूंगा कि मान लीजिए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस का कहने का मतलब, ये पहले मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ कि ये कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि बोथ solution are same constituent। सेम कॉन्स्टिट्यूएंट का कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि अगर मान लीजिए कि ये वाला हमने कितना लिया हुआ है, मान लेता हूं कि इसका प्रेशर जो है वो क्या है मेरा पाई1 है, और इसका वॉल्यूम क्या है मेरा, बताइए आप लोग। अगर मैं बोल दूं कि इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है, इसका जो कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना अप्लाई करेगा पाई2, तो वॉल्यूम इसका क्या हो गया V2। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनिएगा, सेम कंस्टिट्यूएंट का कहने का मतलब कि अगर इसमें हमने सॉल्यूट में क्या रखा हुआ है, ग्लूकोज रखा हुआ है, ग्लूकोज रखा हुआ है, तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, आपका ग्लूकोज ही होना चाहिए। ठीक है, जो सॉल्यूट है ना वो सेम सॉल्यूट का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर अलग अलग सॉल्यूट का सॉल्यूशन है तब ये एडिटिव फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा कि बोथ सॉल्यूशंस आर सेम कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि अगर ग्लूकोज ग्लूकोज का सॉल्यूट है तो ग्लूकोज ग्लूकोज होना चाहिए। अगर मान लीजिए यूरिया डाला हुआ है तो दोनों में यूरिया ही होना चाहिए। अगर एक सॉल्यूट का सॉल्यूशन अलग है यूरिया और दूसरा ग्लूकोज है, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सो याद रखिएगा, तभी अप्लाई करिएगा। तो अब मैंने बोला कि भाई यहाँ पर जो पाई1 प्रेशर है और यहाँ पे V1 है, या दूसरे कंपार्टमेंट में पाई2 दूसरे में V2, इन दोनों को मिलाया तो वो जो प्रेशर अप्लाई करेगा, मैं मान लेता हूँ कि पाई R रिजल्टेंट प्रेशर आएगा, और जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। सो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली कि भाई पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई R V1 प्लस V2। और अब आपको नेट रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा, तो कौन सा कैसा हो जाएगा ये फॉर्मूला, पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा V1 प्लस V2। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। चलिए अब एक काम करते हैं, इसे एक न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं। ये रहा, आप लोग देखिए ये क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मेंशन है भाई, कि भाई 2 सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज हैव ऑस्मोटिक प्रेशर। एक का क्या है, 2 ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं ग्लूकोज दूसरा फ्रक्टोज है। समझ में आ गया, सेम कंस्टिट्यूएंट है। तो एक में इन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई उसका जो प्रेशर पाई1 में मान लेता हूँ कि 1.5 है, तो दूसरे का क्या हुआ पाई2 जो है वो 2.5 है। ठीक है, ATM है। फर्स्ट 1 लीटर ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द सेकेंड, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर V1 जो है वो 1 लीटर है, और यहाँ पर जो है V2 क्या है मेरा 2 लीटर है। तो इन्होंने बोला है कि जो नया सॉल्यूशन बनेगा, समझ में आ रही है बात, उसका पाई R बताइए कितना आएगा। तो अब एक बात बताइए, सिंपल फॉर्मूला वही लगेगा, पाई1 V1 प्लस, मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। सिंपली अब यहाँ से पाई R आपको कैलकुलेट करना होगा, तो क्या निकल के आएगा बताइए, 1.5 इंटू 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 2 अपॉन टोटल 3। सो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 6.5/3, इतना ही आएगा ना। और इसको सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को?
सर 2.5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और वहीं पर हमने एक और जो फॉर्मूला था वो देखिए। ये तो था कि भाई जब मेरा क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट मेरा क्या था, सेम था, तब हमने ये एडिटिव फॉर्मूला यूज किया। अगर मैं मान लूं कि भाई मेरे पास एक जो था यहाँ पर हमने ये बीकर रखा और यहाँ पे एसपीएम लगाया, और इधर मैंने मान लिया कि भाई ये S1 ऐसे कर रहा हूँ, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है और इधर क्या है, ये सेकेंड सॉल्यूशन है। दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना अलग अलग है। इधर अगर मान लीजिए कि यूरिया है, क्या है, यूरिया है, तो इधर मान लीजिए क्या होगा, ग्लूकोज का सोल्यूशन होगा। दो अलग अलग सोल्यूशन होंगे, तो इनका अगर मान लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूँ कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई 2 है। तो सिंपली अगर पाई आर आपको निकालना है नेट, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 1 प्लस पाई 2। समझ में आ रही बात, ऑस्मोटिक प्रेशर पहले सोल्यूशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिमिलरली यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि भाई इनका जो है, इसका जो वॉल्यूम है V1 है और इसका वॉल्यूम क्या है बताइए, वो जो है वो V2 है। ठीक है, तो V1 V2 हो गया, और यहाँ पर हमने टेम्परेचर क्या रखा हुआ है बताइए, कांस्टेंट। जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तो उसकी बात ही नहीं करना। तो अब यहाँ पे अगर मैं पाई 1 लिखूं तो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ भाई, पाई 1 V1 इक्वल्स टू N1 ST। ठीक है, यहाँ पर साइमल्टेनियसली लिख लो भाई, N1 मोल है तो ये कितना हो गया, N2 मोल है, तो N1 ST हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, S भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे अगर पाई 1 आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, N1 ST अपॉन V1, एक इक्वेशन फर्स्ट। अगर सिमिलरली अगर सेकेंड कंपार्टमेंट सेकेंड सॉल्यूशन की बात करो तो क्या आएगा, पाई 2 V2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा N2 ST, और यहाँ से जब आप पाई 2 निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, और हाँ साथ में इसका जो है आई मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बोलते हैं वॉन हॉफ फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉन हॉफ फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा N2 ST I अपॉन V2। अब यहाँ पे V1 अब पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको पाई R निकल के आएगा। पुट करिए, यहाँ पर आएगा N1 I ST अपॉन यहाँ पे हो जाएगा V1 प्लस N2 I ST अपॉन V2। ठीक है, अब इसको आप एक काम करिए कि इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा N1। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, इसको कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आपको पाई आर लिखना है तो ये रहा पाई आर रिजल्टिंग प्रेशर, इससे आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हेलो, यस सर, ले लिया। ठीक है, सॉरी सॉरी, इसमें ना अलग अलग कंपाउंड के लिए वांट ऑफ फैक्टर अलग अलग होगा, तो ये I1 और ये क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये रहा आपका I1 यहाँ पे I2। और अगर मैं और भी आप मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो लिख ही सकते हो। सो पाई आर जो आएगा यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हो आप लोग, N1 I1, और ठीक है ऐसे ही रहेगा, इसको क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसके न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक ना।